हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पेपर पे डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूनिट 1, 2 एंड 3 के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। तो इसके पहले कि हम डिस्कस करें, आप लोग देख लीजिए यूनिट 4 में क्या है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, डिस्क्रिप्शंस इसके देखेंगे, और जो आपके सिलेबस में है 2⁻2, 3 एंड 2⁻n, इन तीनों को आप एक साथ समझकर इनकी एनोवा टेबल को याद कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ठीक है। क्लास में किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप बीच क्लास में अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मेन इफ़ेक्ट क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, इंटरेक्शंस क्या होते हैं ये देखेंगे, और इनकी एनोवा टेबल कैसे बनेगी ये, और एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है येट्स प्रोसीजर। इसके थ्रू हम कैसे इफ़ेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। एस्टीमेट एंड टेस्ट फॉर मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट, और हमको इनके एस्टीमेट्स भी देखने हैं। ब्रैकेट में लिखा है एनालिसिस विदाउट कन्फाउंडिंग, यानी हमें कन्फाउंडिंग नहीं देखनी क्या है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कल के कुछ क्वेश्चन से जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। आपको एक लेआउट दिया हुआ है और आपको बताना है या पहचानना है कि ये कौन सा है, सीआरडी है, आरबीडी है, एलएसडी है। तो जल्दी से सभी लोग देखें और पहचान कर बताइए कौन सी डिज़ाइन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। एलएसडी सर। चलो, एक ने आंसर किया एलएसडी। क्यों? एलएसडी का आंसर करने का तरीका है कि इसमें 4x4 दिख रहा है। तो किसने आंसर किया एलएसडी बेटा? टेल मी योर सर नेम। गौरी। ठीक है बेटा, तो आपका एक क्वेश्चन जो गलत होता है एग्जाम में वो अब सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसका आंसर एग्जाम में अगर एलएसडी लगाते तो गलत हो जाता। एनी वन ऑफ यू, कोई और जो आंसर करेगा? देखो इतना आसान क्वेश्चन है और गलत हो जाता है ना। हम बताते हैं कैसे पहचानना होता है। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन बिल्कुल सुडोकू की तरीके से होता है। आप लोगों ने सुडोकू देखा है कभी? देखा है नहीं, या जल्दी बताओ। यस सर, देखा है सर। ठीक है, सुडोकू में क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स भरते हैं। कैसे? 1 से लेकर 9 तक। तो हमारे पास इस छोटे से स्क्वायर में 9 ब्लॉक होते हैं और हम इनमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स भरते हैं। कंडीशन रहती है कि इस स्क्वायर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 3 ब्लॉक यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर, मतलब ये पहली रो में भी हमारे पास 9 खाने होते हैं। और इसकी भी यही कंडीशन होती है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 ब्लॉक इधर हैं, फिर 3 अगले वाले में, फिर 3 अगले वाले में, इसका मतलब 9 इधर भी है हमारे पास। और इसमें भी हम 1 से लेकर 9 तक नंबर फिल करते हैं, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम आपको एक 4x4 की एलएसडी को बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एलएसडी क्यों नहीं है। सपोज दैट हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं, हमने ट्रीटमेंट ले लिए हैं ए, बी एंड सी, डी। तो 4 ट्रीटमेंट को लेकर अगर हम एलएसडी बनाएं तो कितनी एलएसडी बन सकती हैं, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने एलिमेंट ए को लिया, बी को लिया, सी को लिया और डी को लिया, पहली रो भर दी। सिमिलरली बी, सी, डी हमने पहला कॉलम भी भर दिया। ए बी सी डी 4 ट्रीटमेंट अगर क्रम में होते हैं तो ऐसी एलएसडी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एलएसडी। अगर ये बी पहले आ जाए, सी पहले आ जाए, डी पहले आ जाए, तब भी वो एलएसडी रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं रहेगी। क्लियर? अब जब हम इस खाने की बात करेंगे, इस ब्लॉक की बात करेंगे, तो इस ब्लॉक में बी नहीं आ सकता है। यहाँ पर हम ए ला सकते हैं, सी ला सकते हैं और डी ला सकते हैं। सपोज़ हमने इसको ए से फिल कर दिया, तो इस वाले रो में बी और ए आ चुका है। अभी हमारे पास सी और डी बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सी नहीं ला सकते क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी सी आ चुका है। तो यहाँ पर आएगा डी और यहाँ पर आ गया सी। तो नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, बी ए डी सी। तो सिमिलरली इधर भी बी ए डी सी। अब जब इसकी बात करें तो आपको दिख रहा होगा इस कॉलम में सी और डी हैं, इस कॉलम में सी और डी हैं। तो हम यहाँ पर या तो ए ला सकते हैं या फिर बी। अगर हम ए यहाँ लाएंगे तो बी को यहाँ फिल कर देंगे। अब बच रहा है ये, इसमें आपको दिख रहा होगा इस कॉलम में बी आ गया है, सी आ गया है और डी आ गया है। तो कौन बच रहा है, ए। यहाँ हम ए फिल कर सकते हैं, ठीक। ये बन गई हमारी एलएसडी। अब ज़रा ऊपर दी हुई डिज़ाइन को देखिए, पहले कॉलम को देखिए, ए कितनी बार आया है, 3 बार।
अब यस। बताओ कि क्या ये एलएसडी है? नो सर। आपके पास अभी दो ऑप्शन और हैं, एक तो है सीआरडी, दूसरा है आरबीडी। बताओ कौन सा सही होगा? सीआरडी और आरबीडी में डिफरेंस क्या होता है, हमने कल की क्लास में बताया था कि सीआरडी में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अनइक्वल हो सकते हैं। इक्वल होना एक पर्टिकुलर केस है, लेकिन जनरलाइज वे में अनइक्वल हो सकते हैं। बट आरबीडी में हमेशा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के जो रेप्लिकेशंस है वो सेम रहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रीटमेंट हैं और हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं, तो हम हर एक ट्रीटमेंट को 5 बार रेप्लिकेट कराएंगे, यानी हर ब्लॉक में एक बार। तो इसका मतलब 4 ट्रीटमेंट, ईच रेप्लिकेटेड 5 टाइम्स एंड देयर आर 20 ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये होती है आरबीडी। अब हम ए को लेते हैं सबसे पहले और हम देखते हैं कि ए के हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं ए के। अब हम बी को लेते हैं। 1 2 3 4, बी के कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 4। सी के ज़रा काउंट करिए। 1 2 3 4 5, सी के भी 5 हैं। और डी के कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो डी के जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मतलब डी एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जिसका मटेरियल हमें कम मिला है और इस वजह से हम इसे कम अप्लाई कर पाए हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये कौन सी डिज़ाइन हुई? अगर ये आरबीडी होती तो ए 5 बार आया सीआरडी। है तो सारे ही 5 बार आते हैं। तो इसका मतलब ये कैसी डिज़ाइन है? सीआरडी, यानी कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन। मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम पहचान जाओगे, हाँ या ना? यस सर। तो ठीक है, पहचानो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और बताओ मुझे ये कौन सी डिज़ाइन है? एलएसडी है सर। फिर से एलएसडी आया। चलो ठीक है, आप बेटा थर्ड रो को ज़रा पकड़ो। थर्ड रो में देखो ए 2 बार आया है, कैसे तुमने एलएसडी कह आरबीडी है दी? सर। गैस मत करो, सही से देखकर बताओ। देखो, आरबीडी में ऐसा हो सकता है कि एक ब्लॉक में किसी एक ट्रीटमेंट को हम 2 बार अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने ए यहाँ पर लगाया, फिर ए यहाँ पर लगा दिया, बाकी में बी और सी लगा दिया। एलएसडी में ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहली ही रो में ए आपको 2 बार दिख रहा था, एलएसडी सीधे बता दिया। इसका मतलब आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कुछ भी नहीं सीखा। चलो देखते हैं ए कितनी बार आया है। 1 2 3 3 एंड 4, 4 बार ए आया है। बी 1 2 3 4, 4 बार ये भी आया है। 1 2 3 4, बाकी तो 4 टाइम्स हो ही जाएगा क्योंकि 4 क्रॉस 4 में 16 तो दिख ही रहे हमें। तो ए बी सी डी चारों कितनी बार एप्लीकेट हुए? 4 बार। तो ये कौन सी डिज़ाइन हुई? आरबीडी, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका ये 100% सही होगा। अब गलती मत करना, ठीक है? हमने भी बोला था कि कितनी स्टैंडर्ड और कितनी टोटल एलएसडीज बन सकती हैं, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आपको एक पीडीएफ फाइल दिखा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और याद कर लेना कि कितनी एलएसडीज बन सकती हैं। मैंने क्लासेस में ये सब बना के दिखाया है कि कैसे एलएसडी बनती हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइल। स्टैंडर्ड एलएसडी मीन्स जब हमारी पहली रो और पहले कॉलम में ए बी सी डी क्रम से रहें, इन सबको हम स्टैंडर्ड एलएसडी कहते हैं, ठीक है? और अगर हम एलएसडी की बात करें, जैसे देखो हमारे पास 2 क्रॉस 2 की सिर्फ एक ही एलएसडी बन सकती है। अब इसको चाहो तो स्टैंडर्ड कहो, चाहो तो अनस्टैंडर्ड कहो, ठीक है? 3 क्रॉस 3 की हमारे पास सिर्फ एक ही एलएसडी बन सकती है, दूसरी बन ही नहीं सकती है। कैसे नहीं बन सकती, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखो, जैसे हमने 3 क्रॉस 3 का ये एक ब्लॉक ले लिया, ठीक? अब अगर हमने यहाँ ए बी और सी लिखा, जो कि स्टैंडर्ड एलएसडी बनने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि पहली रो और पहले कॉलम में ये क्रम से होने चाहिए। अब बताओ यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं? या तो ए या फिर सी। अगर आपने यहाँ पर ए फिल किया तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ और यहाँ सी फिल करना पड़ेगा। और जैसे ही फिल किया, थर्ड कॉलम और थर्ड रो ने एलएसडी के रूल को वायोलेट कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर ए फिल नहीं हो सकता। क्या फिल होगा? सिर्फ और सिर्फ सी।
अब ऐसा होते ही यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर ए आएगा, इस वाले में ऑटोमेटिक बी आएगा। तो इसका मतलब हम 3x3 का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड एलएसडी बना सकते हैं। 2x2 का भी एक ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्रम में रखना है। तो यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं। लेकिन 4x4 के स्टैंडर्ड एलएसडी ज़्यादा बनते हैं। कितने? चलिए नीचे देखिए। तो पहली रो और पहला कॉलम अभी हमने आपको ये बनाकर दिखाया भी था। पहली रो और पहले कॉलम में आपको चारों में दिख रहा होगा, ये सब क्रम से हैं, बस बाकी वालों को भरना है। तो पॉसिबिलिटीज़ थी यहाँ पर सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ए आ सकता है, बी नहीं आ सकता क्योंकि बी इस कॉलम और रो में दोनों में है। ठीक, इसके बाद सारी सिचुएशंस हमने बनाकर दिखाई हैं। क्लास में हमने इनको बनाकर दिखाया था। अब चूँकि पेपर है तो हम इनको बनाकर तो नहीं दिखाने वाले हैं, बट आपको याद रखना है कि अगर 4x4 की एलएसडी बनाते हैं तो टोटल कितनी बन जाएंगी? 4 स्टैंडर्ड एलएसडी। ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है जिसमें पहली रो और पहले कॉलम में एलिमेंट ऑर्डर में हो। ये है वो टेबल जो आपके काम की है। हम ऑर्डर ले रहे हैं 3 और ये बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड एलएसडी कितनी बनेंगी? सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन अगर हम बात करें टोटल एलएसडी की, तो टोटल एलएसडी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्टैंडर्ड एलएसडी को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ पर m क्या है? m इज़ द ऑर्डर ऑफ एलएसडी, यानी m की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा टोटल एलएसडी कितनी बनेंगी। अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4x4 की कितनी स्टैंडर्ड एलएसडी बनेंगी? 4 अभी देखा हमने। और टोटल कितनी बनेंगी? तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 144 से। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 144, देयर आर 576 टोटल एलएसडीज़, यानी इम्पॉसिबल है इसको बना पाना। इसके बाद 5 की देख लीजिए। तो आई थिंक इस डेटा को आप जितना याद कर सकते हो कर लो, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सपोज़ पूछ लिया हाउ मैनी एलएसडीज ऑफ ऑर्डर 6x6, तो आपको ये नंबर याद रखना है। क्यों? क्योंकि कोई जनरल पैटर्न नहीं है, कोई जनरल फार्मूला नहीं जिसमें हम 6 पुट करके आंसर निकाल लें। जनरल फार्मूला ऐसा हो कि जिसमें हम 1, 3, 2 ये सब पुट करें और ये आंसर्स आते जाएँ, ऐसा कोई रूल बना नहीं है। इट मीन्स ये जितनी भी एलएसडीज़ का नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये सब बना के देखे गए हैं, इसके बाद लिखे गए हैं, कोई रूल नहीं है। 7 वाले का देखिए कितनी स्टैंडर्ड एलएसडी बन रही है और टोटल तो इतनी बन रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ मत जाइए, लेकिन आप इसको तो याद ही कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है एलएसडी, क्योंकि यूनिट 3 में है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कुछ क्वेश्चंस और देखे ऑब्जेक्टिव, और अब हम आते हैं अपनी यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 में आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। पहले हम जानेंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कैसे डिफरेंट है सीआरडी, आरबीडी या फिर एलएसडी से। सीआरडी, आरबीडी, एलएसडी को हम लास्ट में जो उनका वर्ड है डिज़ाइन, जैसे हमने बोला कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, यानी इस वाली डिज़ाइन में हम रैंडमनेस का ध्यान रखते हैं। हर एक ट्रीटमेंट को प्लॉट्स पर रैंडमली एलोकेट करते हैं, और एक ट्रीटमेंट अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो हम कहते हैं कि इसने खुद को रिपीट किया, यानी रेप्लिकेशन भी आया। तो डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल, यहाँ पर 2 यूज़ हो गए, रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। फिर आते हैं आरबीडी पर। आरबीडी में हम क्या करते हैं? इसका नाम है रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, यानी हम यहाँ पर ब्लॉक बना लेते हैं और ब्लॉक में ट्रीटमेंट्स को रैंडमली एलोकेट करते हैं। जब भी हम ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक के बनने को हम कहते हैं लोकल कंट्रोल, ये बात आपको याद रखनी है। फिर तीसरी डिज़ाइन है एलएसडी, इसमें भी हम ये तीनों प्रिंसिपल्स लगाते हैं। अब जब हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं तो आपके मन में ये क्लियर रहना चाहिए कि ये कोई डिज़ाइन नहीं है जिसमें हम ये सारे प्रिंसिपल लगाएंगे। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट एक तरीका है एनालिसिस करने का। अब कैसे एनालिसिस करेंगे ये हम आपको समझाते हैं। सपोज़ हमारे पास 2 फैक्टर हैं ए और बी। ए को हम मान लेते हैं कल्टीवेशन टेक्निक, यानी खेती करने का तरीका। बी को हम मान लेते हैं क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी हमारे पास जो सीड्स हैं जिनको हम खेतों में बोने जा रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं। तो ए के 2 लेवल जो हमने लिए उसमें से पहला हमने ले लिया A0 और दूसरा ले लिया A1। सिमिलरली B0 एंड B1। अब जब हमने 2 फैक्टर लिए
और इनके दो दो लेवल ले लिए। तो सबसे पहला काम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाने का। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जब हमारे पास दो ए के हैं दो बी के हैं तो इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमने ए नॉट को किसके साथ मिक्स किया, बी नॉट के साथ। याद रहना ए नॉट और ए वन नहीं मिक्स करना, क्योंकि ये तो ए ही के दो लेवल हैं, एक ही फैक्टर के दो लेवल नहीं मिक्स करने हैं, एक इस फैक्टर का एक दूसरे फैक्टर का। दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने ले लिया ए वन बी नॉट, यानी अब की बार हमने ए वन के साथ बी नॉट को ले लिया। तीसरा फिर क्या लेंगे, ए नॉट बी वन, और लास्ट वाला क्या लेंगे, ए वन बी वन। यानी हमने क्या किया, चार ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बना लिए। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में जब ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं उसके बाद हम इनमें से किसी एक डिज़ाइन को चूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। जैसे हमने इन चार ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को लेते हुए सीआरडी अप्लाई किया। तो सीआरडी अप्लाई करने का रूल क्या होता है, चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अनइक्वल टाइम्स रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। मान लो इस लेवल को हमने 5 प्लॉट में लगाया, इसको हमने 8 प्लॉट में लगाया, इसको 3 प्लॉट में लगाया और इसको सिर्फ 2 प्लॉट में लगाया, तो हमारी सीआरडी तैयार हो गई। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से हमने क्या बनाए, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, और फिर इस ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को हमने अनइक्वल टाइम्स रेप्लिकेट करा के पहले डिज़ाइन कर ली। सपोज़ हम इन सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को 4 टाइम्स रेप्लिकेट करते हैं, यानी हर एक ट्रीटमेंट को हम 4 प्लॉट में लगाते, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आरबीडी। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 ट्रीटमेंट थे और हमने उनको 4 बार रेप्लिकेट कर लिया। आरबीडी में बस कंडीशन का ध्यान रखना कि एक ब्लॉक में कोई भी ट्रीटमेंट खुद को रिपीट कर सकता है। अब अगर एलएसडी की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए 4 ट्रीटमेंट हैं और हम फिर सबको 4 रो और 4 कॉलम में रैंडमली एलोकेट कर दें, यहाँ पे 4 रो होंगी 4 कॉलम्स होंगे और पहले से रो और कॉलम में कोई ना कोई फैक्टर लगा होगा, और हमने चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर रैंडमली एलोकेट किया कंडीशन एलएसडी की ध्यान में रखते हुए। तो इन्हीं चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन से हमने क्या कर लिया, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन कर लिया। तो आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कोई डिज़ाइन नहीं है, ये एक तरीका है कि हम इसके थ्रू पहले ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर कोई ना कोई एक डिज़ाइन लेकर एनालिसिस करते हैं इन ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा किया क्यों। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए फ़ायदा क्या हुआ इसको करने का। इसको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमने एक साथ मेन इफ़ेक्ट और इंटरेक्शन इफ़ेक्ट दोनों की स्टडी कर ली। कैसे, ये भी हम आगे देखेंगे भी जब हम आपको कराएंगे एनोवा टेबल ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके पहले हम जान तो लें कि मेन इफ़ेक्ट और इंटरेक्शन इफ़ेक्ट होते क्या हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 फैक्टर लिए थे, पहला लिया था ए, दूसरा लिया था बी। अब हम ये कहें कि ए मीन्स कल्टीवेशन टेक्निक, इस कल्टीवेशन टेक्निक से हमारी खेती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम इसको कहते हैं ए का मेन इफ़ेक्ट। अगर हम ये कहें कि क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी सीड की क्वालिटी बदलने से क्या हमारी फसल प्रभावित होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेन फैक्टर ऑफ बी, यानी इसको मेन इफ़ेक्ट कहेंगे और ये बी का इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर हम कल्टीवेशन टेक्निक पहली वाली ले लें और सीड्स ये वाला ले लें और दोनों को मिलाकर, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ए नॉट बी नॉट, इनको हमने 4 प्लॉट में लगाया था, और फिर कंपेयर करें कि क्या ए नॉट बी नॉट के साथ जो फसल हमें मिली है, क्या वही फसल हमें ए वन और बी नॉट के साथ भी मिली है। इस तरीके के कंपैरिजन में हम एक ट्रीटमेंट में 2 अलग अलग फैक्टर के अलग अलग लेवल को यूज कर रहे हैं। इट मीन्स हम फैक्टर ए और बी के कंबाइंड इफेक्ट को देख रहे हैं। इसी कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। ये बात सबको क्लियर हो गई, इंटरेक्शन क्या होते हैं। अब जब हम सीआरडी करते थे तो क्या कहते थे, सीआरडी को वन वे मीन्स केवल कोई एक फैक्टर है जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आरबीडी करते थे तो इसको हम लोग 2 वे कहते थे। इट मीन्स एक फैक्टर ब्लॉक बन गया और दूसरा फैक्टर क्या बन गया, ट्रीटमेंट, और इन 2 फैक्टर्स की वजह से हम देखते थे कि वेरिएशंस क्या आ रहे हैं। यानी हम आरबीडी और सीआरडी में कभी भी इंटरेक्शन की बात नहीं करते थे, लेकिन जब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में आएंगे हम लोग तो मेन इफ़ेक्ट के साथ साथ इंटरेक्शन इफ़ेक्ट की स्टडी हो जाती है। इसी वजह से फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CRD और RBD की अपेक्षा। ये बात सबको क्लियर हो गई? चीज़ें बताने के लिए बहुत हैं, लेकिन हम समय को ध्यान में रखते हुए और आपके पेपर के टाइम को ध्यान में रखते हुए बस उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी आप फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना जान गए। अब हम सीधे चलते हैं एनालिसिस पर कि कैसे हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सीखना है वो ये सीखना है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए कौन से क्रम को फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर याद कर लिया आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो ऑर्डर पे ध्यान देना है। ठीक, सबसे पहले हम एक फैक्टर लेंगे सिर्फ और सिर्फ ए, और इसके हमारे पास दो लेवल हैं A0 और A1। जैसे ही हमने फैक्टर दूसरा लिया, अब की बार दूसरे फैक्टर में हमारे पास इसके दो लेवल रहेंगे B0 और B1, और हम इस B को A के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। तो मर्ज करेंगे कैसे? पहले हम B0 को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखा? A0 B0 A1 B0। फिर हम B1 को पकड़ेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? A0 B1 और A1 B1। ठीक, अब एक तीसरा फैक्टर आ गया C, और C के भी हमारे पास दो लेवल हैं C0 और C1। तो अब कैसे हम इस फैक्टर C के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को लिखेंगे? सेम रूल फॉलो करना है। पहले C0 को पकड़िए और इन चारों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या बना? A0 B0 C0, A1 B0 C0, A0 B1 C0, A0 B1 C0, लास्ट क्या होगा? A1 B1 C0। अब फिर से C1 को लीजिए और इन चारों से फिर से मल्टीप्लाई करिए। तो क्या बनने वाला है? A0 B0 C1, A1 B0 C1, A0 B1 C1, A1 B1 C1। तो यहाँ पर टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 8। कैसे निकालते हैं इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो फैक्टर हैं तो हम इसे यहाँ लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर पावर में, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? इनके लेवल। यानी हम इसको क्या पढ़ते हैं? 2 to the power 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, और एब्रीविएशन ये होता है 2 to the power 2। और कहते क्या हैं? देयर आर टू फैक्टर ईच एट टू लेवल, मीन्स A एंड B। अब अगर हम 2 to the power 3 लिख दें, इसका मतलब देयर आर 3 फैक्टर्स A B C ईच एट 2 लेवल। तो देख रहे हैं A के दो लेवल ये हो गए, B के दो लेवल ये, और C के दो लेवल ये। तो 2 to the power 2, यानी अगर हम दो फैक्टर ले ईच एट 2 लेवल तो स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, यानी ये हो गए हमारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। सिमिलरली 2 to the power 3 में 8 मिलता है, तो हमारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 8। अब इन नोटेशंस को लिखने के दूसरे तरीके पे आते हैं। कुछ राइटर्स A0 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी फैक्टर का पहला लेवल लेंगे ये कि उस फैक्टर को हमने यूज़ ही नहीं किया। सपोज दैट हमारे पास फैक्टर A था, तो इसके दो लेवल लिए गए। पहला लेवल लिया गया जो भी हम इस, जैसे हमने कल्टीवेशन टेक्निक ली, तो यहाँ पर हमने ले लिया चाइनीज़ कल्टीवेशन टेक्निक, और यहाँ पर हमने कुछ लिया ही नहीं, कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं ली, जैसे अपना काम कर रहे थे वैसे किया। बी क्वालिटी ऑफ सीड्स में क्या है? यहाँ पर हमने कोई नए तरीके की क्वालिटी ऑफ सीड्स लिया, और यहाँ पर वही लिया जिसको हम पहले से अब तक लेते आए हैं। यानी पहले लेवल को ये कह के हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें हमने कोई फैक्टर यूज़ नहीं किया, इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। अब A1 यानी फैक्टर A का पहला लेवल, तो इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आइए, दोनों के दोनों फैक्टर अपने फर्स्ट लेवल पे थे, तो इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर तीनों अपने फर्स्ट लेवल पे हैं, तो इसको भी हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर सेकंड लेवल पे कौन है? A, तो इसके लिए हम A लिखेंगे। यहाँ पर सेकंड लेवल पे कौन है? B, इसके लिए B लिखेंगे। किसी के फर्स्ट लेवल को हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों अपने सेकंड लेवल पे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? AB। तो अब आपके पास नए नोटेशंस आ गए, 1AB एंड AB। इस पर आते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? इसको हम लिखेंगे A, इसको क्या लिखेंगे? B, और इसको क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर ये 1 होगा, चौथा वाला एलिमेंट है ये वाला, A1 B1 C0। इसको हम क्या लिखेंगे? AB, क्योंकि ये दोनों सेकंड लेवल पे हैं, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है। चलो इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? C।
फिर AC, BC और ABC। तो अब आपको दिख रहे हैं कि सारे के सारे नोटेशंस चेंज हो गए। अब इन नोटेशंस को आप फिर से कैसे लिख सकते हो? अब की बार हम 1 लिखेंगे, A लिखेंगे, B को लेकर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हमने 1 लिया, A लिया, अब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? B और AB। अब C को लेकर इन चारों से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये चारों लिख लो, 1 A B A B, और अब मल्टीप्लाई करो C AC BC और ABC। तो आपको दिख रहा होगा कि 8 के 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आसानी से आ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने नोटेशंस के 2 फॉर्मेट देख लिए। इन दोनों फॉर्मेट से क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, इसलिए दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इनके इफ़ेक्ट पर, यानी जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मान लो आपको A का इफ़ेक्ट निकालना है 2 की पावर 2 को हम पहले लेकर चलेंगे, इसके सारे इफ़ेक्ट आपको बताएंगे, फिर आएंगे हम 2 की पावर 3 पर। तो आपके पास एक फैक्टर A है, एक फैक्टर B है और एक है इंटरेक्शन। तो A के इफ़ेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। तो A को लिखने के लिए आप सबसे पहले क्रम को फॉलो करिए। A वाले में ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या था? 1 A B और AB। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम किसका इफेक्ट लिख रहे हैं? फैक्टर A का। तो जहाँ जहाँ आपको A दिख जाए उसको प्लस में रखिएगा, बाकी को माइनस में। B माइनस में हो गया, 1 माइनस में हो गया, और पहले वाले में A दिखा और दूसरे वाले में, तो ये क्या हो गया? प्लस में। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। A का इफेक्ट है तो हम लिखेंगे A-1 इंटू B+1। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए करके। AB माइनस B प्लस A और -1 सेम आया। तो जिसका इफेक्ट लिखना होता है उसके साथ माइनस लगाते हैं, बाकी सबके साथ प्लस लगाते हैं। अब मान लो B का इफेक्ट लिखना तो क्या लिखेंगे? A+1 एंड B-1। दूसरा तरीका क्या है? इसको ऐसे ही ऑर्डर में लिख लो जैसे कि ये था। अब जहाँ जहाँ B दिख जाए उनको प्लस में कर लो, तो पहले दोनों प्लस में और बाद वाले दोनों माइनस में। AB पे आएंगे तो क्या करेंगे? AB पर आते समय हम इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं? A-1 और B-1। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी उनको लिख लीजिए। साइन कैसे लगाना है? ऊपर के जो साइन है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ AB का साइन दोनों प्लस हैं, मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आया। एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? माइनस। यहाँ भी तो प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? माइनस। और लास्ट वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस। यानी जब हम AB का इंटरेक्शन इफेक्ट निकालते हैं तो A और B के मेन इफेक्ट के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस वाले को करोगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। देखो AB प्लस में आया, फिर -A -B और ये +1, ठीक है। दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि A के इफेक्ट को नीचे लिखे हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही है, टिक करके बताइए। A का इफेक्ट जो बताए, तो आपको A के इफेक्ट के लिए ये याद रखना है, B के लिए ये और AB के लिए ये। क्या सबको ये क्लियर है? अब आपको हम कंट्रास्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे बस। कंट्रास्ट के बारे में कल हमने क्या बताया था कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके कोफिशिएंट्स को अगर हम सम करें, जैसे हमने लिया Li xi और हमने Li को सम किया तो आया 0। जैसे ही 0 आया तो ये क्या बन गया? कंट्रास्ट। अब ज़रा इसको देखिए, सारे कोफिशिएंट्स को सम करिए। तो क्या किया? 1 -1 +1 -1, यानी 2 + 2 माइनस, और इस तरीके से ऐड करने पर क्या मिला? 0। तो क्या ये एक कंट्रास्ट है? सिमिलरली B को चेक करिए, 2 प्लस में है और 2 माइनस में है। C को चेक करिए, ये प्लस है, ये प्लस है और ये दोनों माइनस हैं। यानी हर बार ऐसा हो रहा है कि अगर हम कोफिशिएंट्स का सम करें तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला? 0। ये तीन के तीनों कंट्रास्ट हैं। डिज़ाइन में एक लाइन बोली जाती है, ओनली ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट आर एस्टीमेबल, यानी जितने ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट बनेंगे वो सब एस्टीमेबल होंगे। अब ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर लेते हैं। जैसे AB की ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक होगी? हम इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट, इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 और 1 प्लस में, मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा। दूसरे को पकड़िए,
बी का कोफिशिएंट है प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे -1 आया। सी को पकड़िए, ए और ए, एक प्लस में एक माइनस में मल्टीप्लाई किया -1 आया। जैसे ही हमने लास्ट वाले को पकड़ा माइनस और माइनस +1, यानी हमने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया LI और फिर इसका सम किया, फिर भी रिजल्ट क्या आया 0। जब भी किन्हीं दो कंट्रास्ट के सिमिलर कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें रिजल्ट 0 आ जाए, दैट कंट्रास्ट विल बी नोन एज ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट। क्लियर है सबको ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट? अब आप होमवर्क में ये चेक करिएगा कि क्या ए और बी ऑर्थोगोनल हैं, कि क्या बी और ए बी ऑर्थोगोनल हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि यस इट इज़ ऑर्थोगोनल। ओके, जब भी हम n ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं, रूल याद रखना कि हम केवल n-1 ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑर्थोगोनल नहीं बनेंगे। अगर आपने किसी चौथे कंट्रास्ट को बनाया जो कि इसके साथ ऑर्थोगोनल हुआ तो बाकी के साथ नहीं रहेगा, मीन्स म्यूचुअल ऑर्थोगोनलिटी नहीं रहेगी। पर्टिकुलर हो सकता है किसी एक के साथ हो जाए, आपस में नहीं रहेगा। आपस का मतलब ए बी के साथ है, फिर ए बी के साथ भी है, बी भी ए के साथ है और बी भी ए बी के साथ है, यानी ये सब आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट हैं। क्लियर हो गया सबको? तो कैसे इफेक्ट निकला ये आपने देखा। अब इसी इफेक्ट के निकलने को हम 2⁻³ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बातें और जो हम आपको 2⁻³ पर जाने के पहले बताते हैं। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला, आपको बताया गया कि खेती करते समय आपके पास नाइट्रोजन के 2 लेवल थे, N0 और N1। इरिगेशन के भी 2 लेवल थे, I0 और I1। ठीक है, तो आपने इसके 2 लेवल ले लिए और इसके 2 लेवल ले लिए। टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 4। और आपने हर एक ट्रीटमेंट को 5 बार रेप्लिकेट किया, यानी आपके पास टोटल 5 ब्लॉक्स थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। आपने हर एक ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू नीड हर ब्लॉक में लगाया। ठीक है, अब जब हम नोटेशंस लिखते हैं, मान लो हमारा ए का फर्स्ट लेवल यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए विदिन ब्रैकेट वाला जो सिंबल है वो बताता है मीन को, और जब बड़ा ब्रैकेट लगता है ये वाला तो ये बताता है टोटल को। मतलब जहाँ जहाँ ये ट्रीटमेंट लगा था वहाँ की फसल जो भी आई उसका टोटल इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टोटल 5 जगह लगा, अगर हम इसी को 5 से डिवाइड कर दें तो ये मीन वैल्यू बन गई, और मीन वैल्यू के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई? जनरल नोटेशंस में हम इसको कैसे लिखते हैं? चूँकि हमने ट्रीटमेंट को रिपीट कराया है तो रेप्लिकेशन के नंबर को R लिखते हैं, A/R, और ये कहलाता है मीन इफेक्ट, यानी ये अब मीन बन गया। ये क्या था? टोटल इफेक्ट। तो याद रखिएगा, टोटल में हम सबको सम कर लेते हैं जहाँ भी ट्रीटमेंट लगाया गया है, और मीन में क्या करते हैं? जितनी बार ट्रीटमेंट लगाया गया उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो नोटेशंस में जब कभी आपको स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट मिले तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, 2⁻³ पर आते हैं और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद से करके देखते हैं कि कैसे हम 2⁻³ के एक्सपेरिमेंट्स को लिख पाएंगे। ठीक है, सपोज हम 2⁻³ में b का मेन इफेक्ट लिखना चाहते हैं। टोटल के फॉर्म में लिखो या मीन के फॉर्म में, ये आपके ऊपर है। b का मेन इफेक्ट कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम आपको करना होगा 2⁻³ के ऑर्डर में इसको लिखना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से, फिर एक फैक्टर a आता है, इसके बाद जब दूसरा फैक्टर b आता है तो b से स्टार्ट होता है और b a को मल्टीप्लाई करता है, यानी b जब आया तो इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 और मिल गए। अब c को पकड़ो, c क्या करेगा? इन चारों को मल्टीप्लाई करेगा। तो c 1 के साथ, फिर a के साथ, फिर b के साथ और फिर abc के साथ। तो आपने देखा कि 2⁻³ में जो 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है उनको लिखना कितना आसान है। क्लियर? अब हमें किसका इफेक्ट लिखना था? b का। तो जहाँ जहाँ b दिखे उनको प्लस में कर दो, पहला प्लस में, दूसरा प्लस में, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस और ये माइनस, हो गया, b का इफेक्ट आ गया। अब अगर टोटल में लिखना है तो इसकी तरफ इस तरह के ब्रैकेट्स लगा दो, और अगर मीन में लिखना है तो इस तरीके के ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? किसका इफेक्ट था ये? b का। तो हम लोग लिखेंगे a+1
बी माइनस वन, सी प्लस वन। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने नीचे लिख रखा है। तो अगर आपको इस तरीके से समझने में दिक्कत है तो ये वाले तरीके को भी अडॉप्ट कर सकते हो। अब अगर आप सभी को इफ़ेक्ट का लिखना समझ में आया है तो आप सभी मुझे 2⁻³ में फैक्टर सी के इफ़ेक्ट को लिख कर दिखाइए। मैं मैच करूँगा अभी जब लिखूँगा और आप लोग मुझे बताओगे कि कितने लोगों का सही निकला। तो जल्दी से लिख के दिखाइए, मैं तब तक क्लास को होल्ड कर देता हूँ। तो चलिए अब हम आंसर लिखते हैं सी के मेन इफ़ेक्ट को और आप लोग आंसर मैच करिएगा। तो क्रम क्या फॉलो करना है, आप स्टार्टिंग 1 से करेंगे, फिर पहला फैक्टर आया ए, फिर दूसरा फैक्टर जब बी आया तो बी ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 1 को किया फिर ए को, फिर सी आया तो सी ने चारों को मल्टीप्लाई किया, 1 को, ए को, बी को और फिर ए बी को। अब बारी है सी के इफ़ेक्ट को लिखने की। तो जहाँ जहाँ सी दिखे वो प्लस में कर लो, पहला प्लस में, दूसरा प्लस में, तीसरा प्लस में, चौथा प्लस में। इन चारों में सी नहीं है, इस चारों कैसे हो गए माइनस में। अब मुझे आप में से बताएंगे, बोल कर बताइएगा किन किन का आंसर सही है। यस सर। एक, बस एक लोग का, यस सर। दो और यस सर। तीन। चलो सी के इफेक्ट को आपने लिख लिया। अब ब्रैकेट का खेल आप जान गए हैं, बड़ा ब्रैकेट है तो इसका मतलब टोटल लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब मीन लिखा हुआ है। अभी हम बुक पर जाके आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे ताकि आपको ये ब्रैकेट का मतलब आसानी से समझ में आए। ठीक है, आते हैं बीसी के इफेक्ट पर। तो इफेक्ट को लिखने के लिए फिर से आपको ये क्रम फॉलो करना पड़ेगा। इस क्रम को रिवर्स में लिखने से जो मैचिंग होती है ना क्वेश्चन में, वो आसान हो जाती है। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो इसी ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है, चलो बीसी के लिखने के लिए बस मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी दोनों प्लस में है, प्लस हो गया। ये भी दोनों प्लस में है, फिर एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ क्या हो गया ए सी का माइनस। यहाँ पर आ जाते हैं प्लस माइनस माइनस, ए बी का भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में है, फिर ये दोनों हो गए प्लस में और ये दोनों हो गए प्लस में। आप ध्यान से देखिए कि जो आपने लिखा है क्या वो कंट्रास्ट है, मतलब 4 प्लस होंगे और 4 माइनस होंगे जितने भी आपने लिखे हैं अभी तक, बी सी और बी सी तीनों में, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं कंट्रास्ट हैं और आर्थोगोनल कंट्रास्ट हैं। कैसे आर्थोगोनल कंट्रास्ट हैं, जब आपने बी के कोफिशिएंट का सम किया तो 0 आया, सी का किया तो 0 आया, और बी सी में किया क्या है, कोफिशिएंट्स को ही तो मल्टीप्लाई किया है, और जब कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो इनको सम करने पर भी क्या मिल रहा है 0। इट मीन्स बी एंड सी आर आर्थोगोनल कंट्रास्ट। क्लियर, चलो इफेक्ट लिखना तो आप सीख गए हैं। तो अब येट्स की टेबल क्या कहती है, ज़रा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। येट्स की टेबल में कुछ नहीं होता है, हम जितने भी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उनको लिख लेते हैं। हम 2⁻² की टेबल आपको बनाकर दिखा रहे हैं। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में हम इनको ऐड करके लिखते हैं। तो ऐड करते समय याद रखना है कि जो बाद में है उसको पहले कॉलम में हम 2 2 के पेयर ऐड करेंगे, यानी हमने ए के साथ 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट वाले में क्या किया ए बी के साथ बी ऐड कर दिया। अब चारों खत्म हो गए तो फिर से इन्हीं को रिपीट करना है, बट ऐड नहीं करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक, पहला हो गया। जब दूसरे पे आएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस 1, और फिर इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी माइनस बी प्लस ए माइनस 1। ऐड करते समय बाद वाले को हमेशा पहले लिखना, ये याद रखना। फिर बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेकर यहाँ लिखेंगे, तो डिफरेंस में ये पहले लिखेंगे माइनस लगाकर ये, तो क्या लिखा ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस 1। अब ये चारों के चारों क्या हैं, इफ़ेक्ट हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं मीन इफ़ेक्ट, ये टोटल इफ़ेक्ट होता है, यानी ये सबका सम देता है, सारे प्लस में हैं। इसके बाद ये किसका इफ़ेक्ट होगा, ए का। आपने ऊपर लिखा था, देखा था, जहाँ जहाँ ए है वो प्लस में होंगे, बाकी माइनस में। ये किसका इफ़ेक्ट आया, बी का, और ये किसका आया कंबाइंडली ए और बी का। तो येट्स की टेबल ऐसे ही बनती है। आप चाहो तो 8 ट्रीटमेंट के लिए, यानी 2⁻³ के लिए येट्स की टेबल को इसी तरीके से बना सकते हो। इसमें हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, जब आप 2⁻³ करोगे तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा, तभी ये और ये मिलकर 8 बनेंगे, है ना। क्लियर सबको।
येट्स टेबल। चलो जल्दी से हम आपको एक क्वेश्चंस दिखाते हैं जो जैसा आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। चैप्टर 6 ही होगा। हाँ, ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन है, इसी में क्वेश्चंस होंगे, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6.27 क्या है। बिलो इज गिवन द प्लान एंड यील्ड ऑफ 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ये दिख रहा है आपको। इन्वॉल्विंग 2 फैक्टर्स n एंड s, यानी आपके जो फैक्टर हैं n है s है, ईच एट 2 लेवल्स 0 and 1। एनालाइज द डिज़ाइन। अब आपको डिज़ाइन एनालाइज करना है। जैसे ब्लॉक 1 लिया, ब्लॉक 1 में ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों फैक्टर एब्सेंट थे। ये वो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें s तो है लेकिन n नहीं है। ये वो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों हैं यानी इंटरेक्शन है, और ये वो है जिसमें n। इसी तरीके से आपको टोटल 6 ब्लॉक दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी डिज़ाइन होगी। एनालाइज द डिज़ाइन बोल रहा है, बताइए कौन सी डिज़ाइन होगी ये। आपके पास कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन थे, 4, और ब्लॉक कितने, 6, यानी आपने हर एक को 6 बार रेप्लिकेट कराया, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 24। इक्वल टाइम्स रेप्लिकेशन तो हुआ है लेकिन स्क्वायर नहीं आया है, इसलिए कौन सी डिज़ाइन हुई है, आरबीडी। अब देखो ये जो बना हुआ है इसका क्या मतलब है, सिंबल का हम बताते हैं। जैसे ये 1 आया 117, तो 1 पहले ब्लॉक में ये मिला, दूसरे ब्लॉक में 120, फिर 111, फिर ये 81, 73 और 108। जब इन सबको ऐड कर लोगे तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वल टू में जो ऐड होकर आएगा। टोटल कितने ब्लॉक थे, 6। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो इसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अब की बार हमने मीन वाले को लिख लिया, टोटल डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू मीन। अब सिंबल का मतलब क्लियर हुआ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो आप देख सकते हैं, कुछ सॉल्व भी होंगे, सॉल्व में एनालिसिस भी करके दिखाई गई है। तो अब हम फाइनली आएंगे किस पे, एनोवा टेबल पे। यानी एनोवा टेबल कैसे बनती है, 2 की पावर 2 की, 2 की पावर 3 की, और फिर 2 की पावर n की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में n तक आएगा, है ना। तो n वाले को भी हम देखेंगे। तो एनोवा टेबल में जो मेन आपके लिए याद करना है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, यानी आप एनोवा टेबल में एरर की, ब्लॉक की, इनकी सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स अगर याद कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट लिया गया तो उसको कौन सी डिज़ाइन में कन्वर्ट किया गया, इस बात का बेहद ध्यान रखना है ना। क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो ही आप समझ पाओगे एनोवा टेबल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को। क्यों, क्योंकि आपने सीआरडी की याद कर ली है, आरबीडी की याद कर ली है, और फैक्टोरियल में कुछ होता थोड़े ना है, इन्हीं को तो हम कन्वर्ट करते हैं सीआरडी और आरबीडी में, है ना। चलो तो पहले हम 2 की पावर 2 की देखते हैं। ये है 2 की पावर 3 के एनोवा टेबल। चलिए ये टेबल आपको दिख रही है नोआ। इसमें हम ट्रीटमेंट को जितनी बार भी रिपीट कराते हैं, पहली चीज़ तो टेबल का डिस्क्रिप्शन पढ़िए क्या है। यहाँ पे लिखा है एनोवा टेबल फॉर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल 2 फैक्टर 2 स्क्वायर, यानी कि एक्सपेरिमेंट इन आरबीडी, यानी ये आरबीडी में कन्वर्ट है
और कितनी बार रेप्लिकेट कराएंगे, आर बार। जैसे अभी हमने 6 ब्लॉक देखे थे तो आर की वैल्यू 6 हो गई थी, तो क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू दे दी जाती है कितनी है ना। तो जितने ब्लॉक होते हैं ये ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई R-1। मेन इफेक्ट ए बी और ए बी, इनकी सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 रहेगी, चाहे हम 2 की पावर 2 करें, 2 की पावर 3 करें, या फिर 2 की पावर n करें। इन्हीं को हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कह रहे थे, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं ट्रीटमेंट। और अब हमारे पास कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 टू दी पावर 2 में 4, तो हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिखते हैं 4 - 1 = 3। यही 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होकर 1 1 1, तो चाहो तो इनको अलग करके लिख लो, चाहो तो ट्रीटमेंट करके 3 भी लिख सकते हो। आरबीडी कर रहे हैं, आरबीडी में 2 ही सोर्स ऑफ वेरिएशन होते थे, एक ब्लॉक दूसरा ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में ये सारे ट्रीटमेंट भी लिखे गए हैं। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का वही फार्मूला है जो आप पहले लगाते थे, R-1 × C-1, जहाँ पर R क्या है, रेप्लिकेशन नंबर, C इज़ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो जब 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हो गया 4, और जैसे ही यहाँ पर वैल्यू 4 पुट करेंगे ये बन जाएगा 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3 ब्रैकेट में R-1। तो आरबीडी से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो और डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। टोटल पे आते हैं, जब आपके पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन थे, सबको आपने R बार रेप्लिकेट कराया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए ये, और इसमें से एक लेस करेंगे तो आ गई टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, इसके बाद आते हैं सम ऑफ स्क्वायर पे। तो सम ऑफ स्क्वायर कैसे आता है, जब ब्लॉक के सम ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो हम हर ब्लॉक का सम करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। फैक्टर पे आते हैं जरा, मेन इफेक्ट ए के सम ऑफ स्क्वायर को, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा है, बड़ा वाला, इसका मतलब जहाँ जहाँ ए आया था सबको ऐड किया गया होगा, फिर इसको स्क्वायर करके 4R से डिवाइड किया गया। जहाँ पर 4 बताता है नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट को, R बताता है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस को। बात समझ गए। इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देते तो भी सही होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, ये सिंबल जो था इसको जब हमने किससे डिवाइड किया, R से, तो ये मीन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन टोटल को डिवाइड करते हैं तब करता है, स्क्वायर को नहीं, इसको भूल जाइए, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप बस इतना याद रखना है, ए स्क्वायर यानी टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × R, जहाँ पर 4 क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, R क्या है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। सिमिलरली बी के टोटल को और ए बी के टोटल को। तो अगर आपको कोई डिज़ाइन दे दी जाए और कहा जाए आप ए का इफेक्ट बताइए इस वाले टर्म्स में कैलकुलेट करके, तो आपको देखना है ट्रीटमेंट 4 हैं, रेप्लिकेशन कितने हैं, और जहाँ जहाँ ए आया है उनको ऐड करिए, फिर स्क्वायर करिए, तब डिवाइड करिएगा। ठीक है, इसके आगे के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, तब आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर। आपको दिख रहा है सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 1 1, इसका मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद एफ रेशियो आ गया, बाकी की चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के, और आप उन्हें करके दिखाइए कैसे होंगे, है ना। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हमें फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के मिल जाएंगे। ये एलएसडी का है, मिसिंग वैल्यू। ये क्वेश्चन है, इन 2 to the power 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद फैक्टर n, p and k was conducted, 4 blocks of size to each with layout, then the effect of interaction np is। np के इफेक्ट को पूछा गया है। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टोटल 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन आंसर में 4 ही आ रहे हैं। तो 4 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक के फॉर्म में है। तो आप पहले अपना आंसर लिख लो, फिर ब्लॉक का फॉर्मेट तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर को कैसे लिखोगे, इन्होंने लिखा B1 B2 B3 B4, आपको बताना है NP का। तो NP का लिखने के लिए क्या करोगे, टोटल कितने वो है आपके पास, N है, P है और K है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से, 1, फिर N लो फिर P ले लो, तो P और PN, फिर ले लेते हैं K NK PK और NPK, ये आपने लिख लिया। अब आपको बताना किसका था, N और P का। तो सबसे पहले N वाले देख लो कहाँ कहाँ है, ये N है, ये N है और ये N है, यहाँ पर N है। फिर P देख लो, यहाँ पर P है
यहाँ भी p है, यहाँ नहीं है p, यहाँ p है, यहाँ है, और यहाँ दोनों में नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस, यानी आपके जो साइन है वो इस तरीके से आ गया। अब मैचिंग करते हैं। तो पहले ब्लॉक में ये आपको दिख रहा है एन पी के और के, यानी B3 में एन पी के का साइन प्लस होगा और के का साइन भी प्लस है, यानी B3 प्लस में रहेगा। तो आपको जहाँ जहाँ B3 प्लस में लिखे वो सही हो सकते हैं। तो यहाँ B3 प्लस में दिखा, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, यहाँ B3 प्लस में दिखा। अब दूसरे सिंबल को पकड़ते हैं। तो अभी हमने क्या पकड़ा था, तीसरे वाले को, B4 को पकड़िए। B4 में N और P है, तो पहले अपने लिए N और P के साइन को देख लो। N का माइनस है और P का भी माइनस है, यानी B4 के आगे क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ तो माइनस है नहीं, सिर्फ यही माइनस है B4, और आपका आंसर कौन सा सही हो गया। क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन। ब्लॉक के फॉर्म में था, ब्लॉक के फॉर्म में था मतलब दो दो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को इन्होंने इकट्ठे रखा हुआ था, और इस वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता आपको इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। हालांकि बीएससी लेवल पे इतना टफ नहीं आएगा, है ना। तो जितना आपने पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। कुछ फाइल्स और हैं क्वेश्चंस की, हम आपको कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर करना क्वेश्चन देखकर, और अगर आपके आंसर सही आते हैं तो इसका मतलब आप सीख चुके हैं, ठीक है। वन जीरो सेवन पे आइए। If the response for treatment in factorial experiment with factor a and b each at 2 level means 2 square 3 replication, r की वैल्यू 3 हो गई r। अब रिस्पॉन्स क्या है, a नॉट b नॉट है 18 17 25 एंड दिस 30। पूछ क्या रहा, द सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर द इंटरेक्शन ए बी इज इक्वल टू। तो इंटरेक्शन ए बी का सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, पहली चीज़ तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला इसका होगा ए बी का टोटल करेंगे स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, वो पुट करेंगे। अब ये ए बी का स्क्वायर के लिए हमको ए बी का इफेक्ट चाहिए। तो ए बी का इफेक्ट कैसे आएगा, इसके लिए फार्मूला आपके पास है पहले से, a माइनस वन और b माइनस वन। ज़रा मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, ए बी आया माइनस ए माइनस बी और प्लस वन। वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो ए बी का मतलब 30, पहली वैल्यू हो गई 30 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई 17, बी की वैल्यू कितनी हो गई 25, और लास्ट में 1 यानी ये 18। तो ज़रा सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है 6। इसकी वैल्यू 6 आ रही है क्या, चेक करिए। हाँ सर 6 है। 6 आ रही है, ठीक। अब ये ए बी का आपका मिल गया इफेक्ट, तो करना क्या, 6 का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, विच आंसर इज करेक्ट, जी। बी। तो देखो कितनी आसानी से आ गया। अब सबके लिए तो यही फार्मूला है, किसी के लिए अलग थोड़े ना। अगर ये ए का पूछता तो हम क्या करते, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, और ए का इफेक्ट निकालने के लिए ए का इफेक्ट देखते और इन्हीं को यूज करते हुए ए का इफेक्ट निकाल लेते हैं। क्लियर। तो बिल्कुल ही सर हाँ बेटा बोलो। आर की वैल्यू 3 क्यों रखी है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 रेप्लीकेशंस दिखा, यस सर। बस यस सर। इसीलिए। और कोई क्वेश्चन, चलो नो सर। ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी, ताकि और क्लियरिटी थोड़ी सी आ जाए। कन्फाउंडिंग के क्वेश्चंस आप मत करिएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर है।
चलो मैं दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे कल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के, जो मैं बता रहा था कि कल की क्लास में करवाऊंगा। इनको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2, इन 2⁻³ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विथ 5 ब्लॉक्स। 5 ब्लॉक्स का मतलब रेप्लीकेशन है। व्हाट विल बी द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताइए क्या होंगे आंसर्स। फाइव ब्लॉक में कर रहे हैं, आरबीडी है, फॉर्मूला क्या लगेगा, R-1 इंटू C-1। तो R की वैल्यू तो 5 दे दी गई है, C की वैल्यू कितनी है, ट्रीटमेंट कितने हैं आपके पास, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है 8। तो आंसर क्या होगा 8-1 इंटू 5-1 यानी 7 इंटू 4। तो ये हो गई एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट को करिए रिस्पॉन्ड, देखिए क्या है। इन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन आरबीडी द एरर इज इक्वल टू 6। एरर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 है। आपको बताना व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लॉक। आसान है ना। हो जाएगा कि नहीं बताओ। कैसे करोगे, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको फार्मूला तो पता ही है, बस वही अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई करोगे, R-1 इंटू C-1 ये कितना दिया हुआ 6, और 2⁻⁴ मीन्स इसकी वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। तो R की वैल्यू नहीं निकल पाएगी यहाँ से। R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और थे जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के थे। चलिए देखिए, इफ़ द रिस्पॉन्स फॉर ट्रीटमेंट, ये तो अभी मैंने करवाया है जस्ट 3 इसका आंसर आया था। बस इतने ठीक हैं। अब आप लोग 2n के लिए एनोवा टेबल को एक बार देख लेना। 2n में क्योंकि इंट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट हमारे पास बढ़ते हैं, तो इस वजह से हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना। जैसे सबसे पहली चीज़ 2n में अगर हम आपसे पूछें टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, कितने ट्रीटमेंट हैं। अच्छा ये बताओ 2n में अगर हमको n की वैल्यू ना दी जाए तो हम बस यही तो लिखेंगे कि ये ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। अगर n की वैल्यू 3 दे दी गई तो हम बता देंगे 8 ट्रीटमेंट हैं। n की वैल्यू 2 दी गई तो 4 ट्रीटमेंट। लेकिन जब n की वैल्यू नहीं तो यही नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएंगे। तो ये हो गई एरर की डिग्री ऑफ टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सबसे पहले हमारे पास n आएंगे मेन इफेक्ट। ये बात क्लियर है कि नहीं, n मेन इफेक्ट आएंगे कि नहीं, a से लेकर n तक, क्योंकि हमारे पास कितने फैक्टर हैं टोटल n। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास 2 ऑर्डर इंट्रैक्शंस आएंगे। 2 ऑर्डर इंट्रैक्शन मीन्स AB AC AD इस तरीके से। तो देयर आर NC2 पेयर्स, कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी NC2 होंगे 2 ऑर्डर इंट्रैक्शन। फिर 3 ऑर्डर के कितने इंट्रैक्शन होंगे हमारे पास NC3। और इस तरीके से लास्ट में जो एक हायर ऑर्डर इंट्रैक्शन होगा वो कितना होगा NCN। समझ पा रहे हो सब लोग मेरी बात को। अब बात करते हैं, सपोज हमने 2n को लेकर R ब्लॉक में रेप्लिकेट कराया, तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी 2n-1 एंड R-1। ये हो गई एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑटोमेटिक R-1 रहेंगी। बाकी जितने भी हैं ये सब ऑर्थोगोनल कंट्रास्टिंग की सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1-1-1-1-1 रहेगी। तो अगर 2n के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन आया तो आप लोग आसानी से कर लोगे।
तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो जितना फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया है पेपर के लिए मोर देन सफिशिएंट। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, बोलिए। नहीं, तो ठीक है, फिर क्लास को हम वाइंड अप करते हैं और सभी लोग पेपर की तैयारी अच्छे से करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट पेपर के PYQ सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।